Hello everyone. So this is the question paper of RMS class 9 social science. Okay. So today we will get the answer key of social science part. Okay. So the first question चलिए शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन है द फेमस आयरन पिलर एट मेहरौली दिल्ली वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ. ठीक है. तो ये जो मेहरौली आयरन पिलर है आपका वो कहाँ मीन्स वो किसके रेन में बिल्ड किया गया था. ठीक है. तो वो आंसर आपका इसमें हो जाएगा चंद्रगुप्त टू. ठीक है. और करंटली ये जो आपका है ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में दिल्ली में है मेहरौली आयरन पिलर. ठीक है. इसकी खासियत ये है कि काफ़ी मीन्स मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड है बट अभी तक इसमें रस्टिंग नहीं हुई है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज़ फेमस फॉर इट्स डॉकयार्ड. ठीक है. तो डॉकयार्ड की जब बात आती है बेसिकली डॉकयार्ड होता क्या है. तो डॉकयार्ड होता है वैसा जगह जहाँ की शिप्स वगैरह रुकती है. आप करंट आज के टाइम में कह सकते हैं जो भी आपका बंदरगाह होता है. तो इसका राइट आंसर होगा लोथल. ठीक है. और ये गुजरात में है इंडिया का. गुजरात में ये शहर है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है. बाकी आपका हड़प्पा कालीबंगा मोहनजोदारो ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग शहर हैं. ठीक है. सो द क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोट अ फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ठीक है. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए पहला जो फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो कि हमारे यहाँ है. और ये कब सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो कि 18+ ईयर्स के जो भी व्यक्ति हैं उनको वोटिंग राइट्स हैं. नेक्स्ट है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव डिसीजन मेकिंग पावर. ठीक है. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जैसे आपके लोकसभा राज्यसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये सब में जो भी आपके एमएलए एमपीज बैठते हैं उनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है. और हमारे देश जो है जहाँ की इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वो फॉलो किया जाता है वहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर इन्हीं के पास होता है. बेसिकली कोई भी कानून जो बनाते हैं वो इनके कंसेंट से बनता है ना कि हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है. ठीक है. फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 के बीच अवेलेबल है पार्ट 3 में. ओके. नेक्स्ट इज रूल बाय हेरिडिटरी मोनार्क. ठीक है. हेरिडिटरी मोनार्क का जहाँ भी रूल होगा उस सिस्टम को हम मोनार्की कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी. ठीक है. तो ये मोनार्की हो जाएगा ना कि डेमोक्रेसी. सो दिस इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 74. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन मोनिटर्स इलेक्शन इन इंडिया. ठीक है. तो सवाल है कि इलेक्शन कौन भारत में करवाता है. तो नीति आयोग. ठीक है. नीति आयोग का काम ये नहीं है. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूपीएससी एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो राइट आंसर विल बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ओके. इसमें आपका नीति आयोग जो है ये बेसिकली थिंक टैंक है इंडिया का. ठीक है. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बेसिकली भारत के जो हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको रेगुलेट करती है. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये बेसिकली सेंट्रल सर्विसेज जो भी हैं गवर्नमेंट के उनके एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऋग्वेद इज कंपोज्ड इन विच एंशिएंट लैंग्वेज. ठीक है. तो ऋग्वेदा जो है बेसिकली किस एंशिएंट लैंग्वेज में कंपोज था. ठीक है. तो संस्कृत में. ठीक है. ऋग्वेदा को सबसे पहला वेद भी बोला जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 76. द मौर्यन एम्परर हु एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म आफ्टर कलिंगा वार. ठीक है. कलिंगा वॉर के बाद किसने बुद्धिज्म अपनाया था. ठीक है. सबसे पहले कलिंग वार आपका 261 बीसी में होता है. ठीक. और ये अशोका था. ठीक है. जिसने फिर बुद्धिज्म अपना लिया था. नेक्स्ट द लेयर ऑफ एयर अर्थ दैट डायरेक्टली सपोर्ट्स लाइफ एंड ह्यूमन एक्टिविटीज नोन एज. ठीक है. तो ये देखिए अलग अलग लेयर्स हैं. हाइड्रोस्फीयर जहाँ की वाटर अवेलेबल होता है. लिथोस्फीयर जो कि लैंड पार्ट है. ठीक है. एंड एटमोसफेयर हैविंग एयर. ठीक है. ये तीनों जब आप आपस में मिलते हैं. ठीक है. तब एक कॉमन एरिया होता है जिसको कि हम बायोस्फीयर कहते हैं. ठीक है. दिस इज़ द वेन डायग्राम. ओके. एंड दिस एरिया. ठीक है. यू कैन गेट इट. दिस एरिया इसको हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर. तो राइट आंसर आपका बायोस्फीयर होगा. इसी एरिया में जहाँ तीनों लैंड वाटर और एयर तीनों एक साथ प्रेजेंट होगा उसी जगह पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर अ सब्सटेंस टू बिकम अ रिसोर्स. ठीक है. कोई भी सब्सटेंस रिसोर्स कब
नहीं बन सकता है। रिसोर्स क्या होता है सबसे पहले? तो रिसोर्स बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं जिसकी कि एक वैल्यू है, ठीक है, और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, डैट कैन ओनली बी कंसिडर्ड एज रिसोर्स, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका यूटिलिटी। तो ऑब्वियस सी बात है, यूटिलिटी मतलब किसी चीज़ की उपयोगिता, बिल्कुल डिमांड, ठीक है, किसी चीज़ का डिमांड है, बेसिकली वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। एक्सेसिबल है मीन्स कई बार आप सुनते हैं ना कि लिथियम का रिजर्व पाया गया, पेट्रोलियम का रिजर्व पाया गया, बट एक्सेसिबल नहीं है, देन डैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रिसोर्स, ठीक है। और एक है क्वांटिटी अवेलेबल है। तो जस्ट क्वांटिटी अवेलेबल होने से कुछ नहीं होगा। अब कचरा खूब सारा पड़ा हुआ है डंप यार्ड में, तो वो रिसोर्स थोड़े बन जाएगा। सो दिस विल बी द राइट आंसर, क्वांटिटी। क्वेश्चन 79, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो इट एम्स टू बैलेंस रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, कंजर्वेशन एंड रीजनरेशन, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा देखते हैं क्या है। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है क्या है, इस बात को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली ये आपका कहते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें कि प्रेजेंट में जो डेवलपमेंट हो रही है वो फ्यूचर जनरेशन के डेवलपमेंट को कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। मतलब ऐसा ना हो कि आज आपके पास में मीन्स वाटर, जो ग्राउंड वाटर, उसको इतना एक्सट्रैक्ट कर लिए कि अगला 2-3 जनरेशन जो है वो सूखा में मर रहा है। वैसा ना हो। आज आप जो मज़े कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आज ये जो भी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, वो फ्यूचर जनरेशन के डेवलपमेंट से या उनके किसी भी तरीके से उनसे कंप्रोमाइज़ ना हो, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन है, इट इनकरेज अनलिमिटेड एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। ये जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्स जो कि रिन्यू नहीं हो सकते, एग्जांपल में आपका आ जाएगा कोल, पेट्रोलियम, गैस, ठीक है। और भी कोई एग्जांपल्स आप खुद में सोचिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और इसका अनलिमिटेड एक्सट्रैक्शन करे, ठीक है, पूरा ख़त्म कर दे, ताकि अगला 2-3 जनरेशन ये जान भी ना पाए कि पेट्रोल क्या होता था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इट प्रायोरिटाइजेज प्रेजेंट यूज ओवर फ्यूचर यूज ऑफ रिसोर्सेज। फिर वही सेल्फिश वाली बात आ जा रही है यहाँ, कि अभी प्रेजेंट में कर लो ना जो करना है, बाद में फ्यूचर जनरेशन देखा जाएगा, मरेगा जो हो, ठीक है। और लास्ट है, इट फोकसेज ओनली ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। बस इकोनॉमिक ग्रोथ कर लीजिए, जंगल काटिए, चाहे पूरा का पूरा ज़मीन बर्बाद कर दीजिए, उसके बाद आपका जा कर के क्या होगा, लैंडस्लाइड होगा, ठीक है, बाढ़ आएगी, जो अभी आप देख रहे होंगे देश में लगातार हो रहा है, फ्लड आएगा। अभी रिसेंट आपने जम्मू कश्मीर का हाल देखा होगा, इंडिया के जो भी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पे हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है, उस एरिया का सस्टेनेबिलिटी को नहीं देख रहे हो, वहाँ के इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सो द बेस्ट ऑप्शन इज़ बैलेंस, ठीक है। हमेशा लाइफ में भी बैलेंस ज़रूरी है। रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, कंजर्वेशन और रीजनरेशन, ये तीनों के बीच एक बैलेंस होना चाहिए, तभी आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट नोन रूलर टू इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन नोन एज टंका इन दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में टंका जो यह सिल्वर कॉइन है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया? डेट वाज इल्तुतमिश, ओके। इल्तुतमिश आपका दिल्ली सल्तनत का फाउंडर का नाम अगर जान ले तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ही वाज द फाउंडर, ठीक है। एंड दिल्ली सल्तनत को 2-3 नाम से जाना जाता है, जैसे स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, एंड कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ स्लेव ऑफ, किनका था वो आप कमेंट में बताइए नाम, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसका स्लेव था इसलिए, और ही वाज द फर्स्ट स्लेव टू बी द एम्परर ऑफ इंडिया, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज स्लेव डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी भी इसे कहते हैं, ठीक है। अब कमेंट में टाइप कीजिए किनका ये स्लेव था। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन नंबर, द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन बंगाल वाज इम्प्लीमेंटेड इन, ठीक है। अब देखिए, परमानेंट सेटलमेंट, नाम ही में क्या है, परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। मीन्स बेसिकली क्या था कि आपने मूवी सुना होगा लगान, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ भी लगान वसूला जा रहा था। तो ये लगान का बात क्या हुआ कि हर साल चेंज नहीं होगा, एक बार, इसको सनसेट क्लाउज के नाम से भी कहा जाता है, ठीक है। इसको कॉर्नवालिस साहब ने लाया था, ठीक है। और यहाँ पर क्या था कि 10 साल के लिए, अगला 10 साल के लिए परमानेंट कर दिया गया था कि यही आपका कर होगा, यही आपको देना है, चाहे आपका फसल हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
अब ये किस ईयर में आया था? 1757। देखिए ये डेट इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ बैटल ऑफ पलासी हुआ, ठीक है। 1793 दिस इज़ द रियल डेट, ओके। 1813 बहुत सारा रीजन से इम्पोर्टेंट है। 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ओके। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिसोर्स इज कंसिडर्ड इनएग्जॉस्टिबल ऑन ह्यूमन टाइम स्केल, ठीक है। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है जो ख़त्म ना हो, मतलब कि आप मीन्स बार बार उसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे कोल, अब कोल का वही बात आ गई कि अगर कोल आपके पास एक लिमिटेड वे में होगा, क्योंकि कोल ऐसा है ना कि बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगता है। और ये बनता किस चीज़ से है? ये बायोलॉजिकल जो भी कंपोनेंट है उनका डिग्रेडेशन, उन डीके होते हैं काफ़ी हैवी टेम्परेचर एंड प्रेशर के अंदर, तब जाके कोल बनता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मेरीन जो भी चीज़ें होती है तो वहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं। गैस भी उसी तरीके से होता है। तो सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी राइट आंसर होगा। आप लगातार यूज करते जाइए, बहुत मीन्स ख़त्म नहीं होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, द टर्म श्रेणीज इन अर्ली इंडिया रेफर टू, श्रेणीज किन्हें कहा जाता था? राजा को कहा जाता था, मंदिर को कहा जाता था, सोल्जर को कहा जाता था, या गिल्ड ऑफ क्राफ्ट्स पीपल एंड मर्चेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली गिल्ड्स जो होते थे उनको कहा जाता था। आज के टाइम में आप कह सकते हैं कि यूनियंस जो होते हैं बेसिकली टाइप ऑफ वही गिल्ड का भी काम होता था। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस फॉर हाउ अ बिल बिकम्स अ लॉ इन इंडिया, ठीक है। देखिए सबसे पहले बिल और लॉ में अंतर जानते हैं। बिल बेसिकली क्या होता है? किसी भी चीज़ का ड्राफ्ट होता है। एंड लॉ बेसिकली है कि किसी भी चीज़ को सैंक्शन मिल गया। फॉर एग्जांपल, आप अभी रिसेंटली नया साल आने वाला है, तो नया साल में आप क्या कीजिएगा कि प्लान बनाइएगा कि पापा जी केक काटेंगे, क्लब में जाएंगे, ये करेंगे। तो अलग अलग तरीके का आप बिल बनाएं, ठीक है। बेसिकली ये बिल आप दुकान वाला बिल मत समझ लीजिएगा। तो आपने एक प्लान तैयार किया कि वैकेशन जाना है अंडमान, वहाँ का ये रहेगा वो रहेगा। आपने एक लंबा प्लान दिया और पापा क्या किए कि बोले बेटा इसमें ये खर्चा को काट दो और फाइनल तुम्हारा इतने रुपए के लिए सैंक्शन मिलेगा। ये आपका काइंड ऑफ एक्ट, अब इसको एक्ट समझ मत लीजिएगा, और ये बिल हो जाएगा, ठीक है। बिल एक ड्राफ्ट था जिसको फाइनल प्रारूप नहीं मिला, एक्ट जो है फाइनल प्रारूप मिल गया। मतलब अब अगर आप लॉ का वायोलेशन करते हैं तो उसके लिए आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे बिल लॉ का रूप लेता है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है लोकसभा में आएगा बिल, ठीक है। बिल बेसिकली देखिए कोई भी मिनिस्टर, कोई भी एमपी लेकर के आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है किसी बिल का लॉ बनने के लिए कि मिनिस्टर लेकर के आए, ठीक है। इतना डिटेल में जानना नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, सबसे पहले लोकसभा में आएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा और प्रेसिडेंट के पास जाएगा। सही आंसर है, ठीक है। बट यहाँ देखिए राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट ये भी सही आंसर है, बट आपको कोई एक ही ऑप्शन चूज करना था तो ऑप्शन ए की ओर जाइए, ठीक है। बट अगेन ऑप्शन बी इज़ नॉट एन इनकरेक्ट आंसर। कभी कभी कुछ बिल्स राज्यसभा में भी आते हैं और उसके बाद लोकसभा में पास होते हैं, और लास्ट प्रेसिडेंट का एसेंट जरूरी है, ठीक है। तो मैटर करता है लास्ट में प्रेसिडेंट एसेंट दे रहे हैं। बाकी दो जगह पर देखिए प्रेसिडेंट के पास पहले आ जा रहा है, तो इसलिए ये दोनों गलत ऑप्शन है, बट बोथ आर करेक्ट। लेट्स गो विथ ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 85, द भक्ति संत हु कंपोज द कलेक्शन नोन एज तिरुवैमोली वाज, ठीक है। तो ये किन्होंने किया था इसको कंपोज, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका अलवर नमलवर, ठीक है। बाकी नामदेव, अंदल और नैनर अपर, इनके बारे में आप पढ़िए, कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर और बॉन्डेड लेबर, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं बॉन्डेड लेबर होता क्या है। बॉन्डेड लेबर होता है बंधुआ मजदूर, हिंदी में इसको कहते हैं। बेसिकली ये वो लोग होते हैं जिनको कि उनके विल के अगेंस्ट, ठीक है, आप काम करवा रहे हैं और उसके बदले आप कोई भी पैसा नहीं दे रहे हैं। फ्री में काम करो मेरे खेत में, ठीक है। पहले देखते होंगे ना मूवी, जमींदार लोग का काम किए, भरपेट खाना भी नहीं मिला, वो वाला कहानी बॉन्डेड लेबर है, ठीक है। आप किसी दूसरे फील्ड में भी जाके काम नहीं कर सकते, यू हैव नो चॉइसेस बेसिकली, ठीक है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19, तो यहाँ पर बॉन्डेड लेबर की कोई बात नहीं हो रही है। अगेन दिस इज अ फंडामेंटल राइट, बट इसका यहाँ कोई बॉन्डेड लेबर की बात नहीं है। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14,
यहाँ भी बॉन्डेड लेबर की बात नहीं है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार। देखिए बॉन्डेड लेबर में भी क्या हो रहा है, आपका शोषण हो रहा है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ऐसे हिंदी भी आप जानेंगे तो आंसर बना लीजिएगा। दिस इज राइट आंसर, आर्टिकल 23 टू बी मोर स्पेसिफिक। ओके, सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज द राइट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन 87, एक लास्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30। बेसिकली ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को अपना कल्चर प्रिजर्व करने के लिए उनके जो भी लैंग्वेजेज हैं, स्क्रिप्ट हैं, या फिर जो भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको प्रिजर्व करने का और उनको प्रोपगेट करने का राइट दिया जाता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपने नाम सुना होगा, संत स्टीफेंस, ठीक है, या संत जेवियर्स, ऐसे जो भी स्कूल्स कॉलेजेज हैं, ठीक है, ये बेसिकली अपने कल्चर्स को प्रमोट करते हैं। इसलिए वहाँ आप जाएंगे तो देखेंगे जो टीचर होते हैं उनको सिस्टर कहा जाता है। दीज आर काइंड ऑफ कल्चर्स विच आर बीइंग प्रोमोटेड एंड प्रोपगेटेड, ठीक है, दैट इज फंडामेंटल राइट ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। कमिंग टू 87, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिशेज अनटचेबिलिटी, छुआछूत को कौन ख़त्म करता है, ठीक है। तो छुआछूत को भाई आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर भेदभाव को ख़त्म कर रहा है, छुआछूत को नहीं, ठीक है। आर्टिकल 17, ठीक है। आर्टिकल 15 अच्छी मूवी है, उसको जा कर के देखिए, आयुष्मान खुराना का, यू विल गेट द कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का यही बात हो रहा है, ठीक। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 अभी थोड़ी देर ऊपर देखे थे। आर्टिकल 19 बेसिकली राइट टू फ्रीडम देता है, ठीक है, अलग अलग फ्रीडम का बात कर रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, अलग अलग 6 हैं, ठीक है। पहले 7 हुआ करता था, अब 6 है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 सबसे ज़रूरी है, याद रखिएगा, जीते मरते बचा देगा आपको, ठीक है। राइट टू लाइफ, ठीक है। किसी भी आर्बिटरी कंडीशन में किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी नहीं ली जा सकती है। ओनली इट कैन बी टेकन ओनली थ्रू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी, बेसिकली इसको शॉर्ट में डीपीएसपी भी कहा जाता है। डीपीएसपी आपका कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का पार्ट 4 में मिलेगा, ठीक है। और ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में, आर्टिकल 36 टू 51 के बीच में अवेलेबल है, ठीक है। इसका बेसिकली क्या मतलब होता है, क्यों ये आया था, तो बेसिकली देखिए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं, ठीक है। बेसिकली जब स्टेट अपना कोई भी कानून लेकर के आता है या कोई भी नई पॉलिसीज लाता है, तो मीन्स अलाइंड रहे, ठीक है, इन पॉलिसी। बेसिकली ये वेलफेयर स्टेट की ओर ले जाने की कोशिश करता है, जहाँ की इक्वलिटी बनी रहे, ठीक है। देश हमारा आज़ादी के टाइम गरीब था, तो उस टाइम पे डीपीएसपी का और भी ज़्यादा वैल्यू था, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी अभी थोड़ा देर पहले ऊपर ऑप्शन में ही देखे थे आप, ये आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अगेन दिस इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। आर्टिकल 25 से 28 के बीच में अवेलेबल है आपको, तो दिस इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, ठीक है, दिस इज अ डीपीएसपी। ओके, एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे, शोषण के खिलाफ अधिकार, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। कमिंग टू क्वेश्चन 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स किसे कहते हैं, बायोटिक, अबायोटिक। देयर आर 2 टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ। ओके, तो जिसके पास में जिंदगी होगा वो बायोटिक, बायो नाम से ही समझिए, बायो किसको, BIO, बायो मतलब लाइफ, ठीक है। तो बायोटिक वही होगा जिसके पास में लाइफ होगा। विंड के पास, भैया विंड के पास इधर उधर मूवमेंट भले कर लेता है, लेकिन इसके पास लाइफ होता नहीं है। कोयला बिल्कुल लाइफ नहीं होता है, वरना जलता नहीं। वाटर, इसके पास भी लाइफ नहीं होता है। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट बेसिकली लाइफ होता है, बिकॉज दे कैन ग्रो, दे कैन गिव यू ऑक्सीजन, they can take your carbon dioxide. Forests are very useful for our life. Coming to question 90, in the Indian system who holds executive power at the state level, ठीक है।
स्टेट लेवल पर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर किन के पास होता है? सबसे पहले जानिए कि भारत का जो बेसिकली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तीन यहाँ पार्ट होता है। एग्जीक्यूटिव जो कि मेंशन्ड है, लेजिस्लेटिव, ठीक है, और फाइनली आपका जुडिशियरी होता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव पावर किन के पास होता है? तो यहाँ पहला ऑप्शन है चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास में होता है एग्जीक्यूटिव पावर, गवर्नर साहब, ठीक है। स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड हाई कोर्ट। देखिए, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव पावर में आएंगे, ठीक है। हाई कोर्ट आपका जुडिशियरी पावर में आएगा, बट अगेन गवर्नर कम्स इन एग्जीक्यूटिव रोल ओनली। यहाँ भी कायदे से दोनों सही होना चाहिए था, बट वी विल गो विथ मोर एक्यूरेट ऑप्शन एंड 90 का ए ऑप्शन मानेंगे, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओके। 91 नंबर, विच मुगल एम्पर कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट इन दिल्ली, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ब्लास्ट हुआ था, तो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होना था, ठीक है। तो रेड फोर्ट को कौन बनवाए थे? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां बनवाए थे, ठीक है। ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडजुडिकेटिंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इट, ठीक है। भारत का संविधान, ठीक है, इसके गार्जियन कौन है भाई, ठीक है, वही इंटरप्रेट भी करेंगे। और कोई भी डिस्प्यूट निकल के आएगा कि क्या संविधान में ये है या नहीं है, जैसे अलग अलग डिस्प्यूट्स आते रहते हैं कि क्या प्रीएम्बल से सेकुलरिज्म हटा दिया जाए, अलग अलग चीज़ें, तो उस डिस्प्यूट को कौन क्लियर करेगा, ठीक है। पार्लियामेंट नहीं भाई, इसके पास में ये पावर नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट साहब नहीं, इनके पास में भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। नेक्स्ट, विच प्रोसेस हेल्प्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड डिग्रेडेशन ऑन हिली टेरेन? हिली टेरेन, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे ना, नॉर्दर्न स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब में यहाँ जो लगातार सॉइल इरोजन हो रहा है, मिट्टी बर्बाद हो रही है, ये कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है डिफोरेस्टेशन, पेड़ को और काट दीजिए, मिट्टी बच जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। ओवर ग्रेजिंग, अपनी गैया बकरिया को ला करके और ज़्यादा ग्रेजिंग करवा दीजिए, तब मिट्टी बच जाएगी, ये भी नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं, आप इसको सही नहीं मानिएगा, ठीक है। टेरेसिंग ऑन स्लोप्स, ठीक है, टेरेसिंग ऑन स्लोप्स बेसिकली होता है, यू कैन गेट द पिक्चर ऑन इंटरनेट, ओके, ठीक है। ये बेसिकली होता है कि आपका जो स्लोप्स है उसमें क्या करना है कि छोटा छोटा एक प्लेन एरिया बना करके टेरेस लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, जिससे कि मिट्टी जो है ना ज़्यादा स्थिर रहे, ठीक है। दिस इज़ द डायग्राम ऑन योर स्क्रीन, ओके। तो मिट्टी बेसिकली क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। स्लोपिंग जितना ज़्यादा होगा उतना अनस्टेबल होगा, जितना आप प्लेन रखिएगा उसको उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस इन द गिवन ऑप्शंस, ओके। लास्ट है इरिगेशन विथ एक्सेसिव वाटर, बहुत ज़्यादा पानी से क्या कीजिए, इरिगेट कर दीजिए ज़मीन को, ताकि और अच्छे से मिट्टी कट जाए, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, suppose a region has vast groundwater reserves but lacks the technology to pump water. That groundwater is an example of, okay. तो बेसिकली कह रहा है ना कि कोई एक रीजन है, ठीक है, उस रीजन में क्या है कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर है, लेकिन हमारे पास में कोई ऐसा टेक्नोलॉजी ही नहीं है जिससे कि उस वाटर को पंप कर सके और उसका फिर यूज कर पाए। तो वो जो ग्राउंड वाटर है अभी प्रेजेंट में, इसको क्या कहेंगे, ठीक है। ग्राउंड वाटर नॉट इन न्यूट्रल कंडीशन, टेकिंग दिस कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, ओके। एक्चुअल रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स, रिजर्व रिसोर्स और यूबिक्यूसियस रिसोर्स, ठीक है। तो ये स्टॉक रिसोर्स में आ जाएगा आपका, ठीक है। बेसिकली एक्चुअल रिसोर्सेज होता है कि रिसोर्सेज विच आर आइडेंटिफाइड एंड देयर पोटेंशियल हैज़ बीन यूटिलाइज्ड, ओके। रिजर्व रिसोर्स होता है कि बेसिकली मीन्स रिजर्व के रूप में ही है, बट यहाँ पर हमारे पास में अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो जाता वाटर को पंप करने का, बट अगेन फिर भी अभी इसे फ्यूचर की नीड के लिए
रिजर्व करके रखें तब ये रिजर्व रिसोर्स होता है। यूबिक्यूसियस रिसोर्स होता है वैसा रिसोर्स जो कि यूनिवर्सली अवेलेबल है सभी जगह पे, लाइक सनलाइट, ठीक है, जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए कभी, ठीक है, तो रवि भी हर जगह चले ही जाते हैं, यूबिक्यूसियस रिसोर्स का एग्जांपल होगा। नेक्स्ट, which human activity contributes most directly to depletion of groundwater resources, ठीक है। अब ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को अगर आप देखेगा तो सबसे ज़्यादा किस कारण से ये डिप्लीट हो रहा है, आपने सुना होगा बहुत जगह पर, जैसे ही गर्मी आता है तो चेन्नई हो गया आपका, जो भी महानगरी है आपका, दिल्ली हो गया, ये सब रिकॉर्ड तोड़ बना देते हैं, मतलब अलग अलग रिकॉर्ड खड़ा करते हैं, लोग पानी की कमी से मर रहे होते हैं, लाइनें बनी होती है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो ग्राउंड वाटर का लेवल है ना, वाटर टेबल जो है वो कम होते जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा एक्टिविटी है जिस कारण से ये हो रहा होगा, ठीक है। तो प्लांटिंग ट्रीज, अब ये पेड़ पौधा लगाइएगा तो इससे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज डिप्लीट नहीं होंगे भाई, ये और बढ़ेगा ग्राउंड वाटर, ठीक है। डिप्लेशन नहीं बढ़ेगा, ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ेगा, वाटर टेबल बढ़ेगा, आपका रिचार्ज होगा, ठीक है। रिचार्जिंग एक्यूफर्स, बेसिकली एक्यूफर्स आर जस्ट द ग्राउंड वाटर्स, प्लेन भाषा में कर सकते हैं, टेक्निकल डिफरेंस होता है। ओवर यूज इन एग्रीकल्चर और एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन, ठीक है। अब हर जगह वही बात आता है कि आप सेल्फिश होकर के कोई भी काम कीजिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ओवर यूज किसी भी चीज़ का कीजिएगा तो उससे रिसोर्सेज का डिप्लीशन होता है, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को डिस्कस किया जा सकता है। बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज हाईली प्रैक्टिस्ड इन द एरिया ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। Somewhere I have read also that Tamil Nadu is the state which has mandated the practice of rainwater harvesting in the while you are constructing your houses, okay। तो इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेसिकली होता क्या है ना, कि जब भी बारिश वगैरह आती है तो क्या होता है कि आपका जो छत का स्लोप है उससे पाइप्स को कनेक्ट किया जाता है, एक टैंक बनाया जाता है घर में ही, और वहाँ पर उस पानी को एब्जॉर्ब करके रखा जाता है, और ताकि आप इसको बाद में यूज कर सके, ठीक है, इस पानी को जस्ट वेस्ट करने के बजाय। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू कंटेस्ट इलेक्शन फॉर राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा आल्सो नोन एज अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। नेक्स्ट, राज्यसभा का चुनाव अगर किसी को लड़ना है तो कम से कम कितना एज चाहिए? 25 ईयर्स। 25 ईयर्स अगर आप लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव लड़ रहे हैं। 30 years, this is the right answer. Again, if you are contesting the election of legislative council, this is the age required, okay। 35 years for the post of president, governor and vice president, okay। 18 years, this is the age for universal adult franchise, अभी हम लोग शुरुआत में डिस्कस किए हैं, नोट मोर डिस्कशन ऑन दिस। नेक्स्ट, who among the following was leader of Santhal rebellion, okay, the most discussed rebellion in class 8 NCERT book, okay। संथाल रिवेलियन का जो लीडर थे वो सिद्धू एंड कान्हू थे, ठीक है। बिरसा मुंडा, ये मुंडा रिवेलियन के बेसिकली नायक थे, ठीक है। इज़ हाईली रिस्पेक्टेड इन द स्टेट ऑफ झारखंड। तात्या टोपे, तात्या टोपे बेसिकली 1857 की क्रांति में इनका नाम आएगा। ही वॉज सपोर्टिंग झांसी की रानी फ्रॉम झांसी, ओके, रानी लक्ष्मीबाई। एंड कुंवर सिंह, ही वॉज जमींदार ऑफ जगदीशपुर, एंड ही ऑल्सो फॉट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज 1857 रिवोल्यूशन फ्रॉम बिहार, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ दिज इज अ पावर रिसोर्स, ठीक है। इनर्जी कौन दे सकता है? इनर्जी किससे आएगा, ठीक है। तो डेजर्ट नहीं आएगा भाई, आयरन ओर नहीं आएगा, सॉइल नहीं आएगा, सोलर रेडिएशन बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन? देखिए उतने देर से बात हो ही रही थी। एवरी एडल्ट रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, कास्ट और रिलीजन हैज़ द राइट टू वोट, ठीक है। एडल्ट का मतलब ही होता है 18+ एज, इंडिया में इसका ये मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट, और जो भी ऑप्शन है, राइट टू फ्री एजुकेशन, भैया ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं होता है, ओनली एडल्ट मेन कैन वोट, नहीं, यूनिवर्सल जब आ ही गया तो यहाँ पर सारे लोग, ठीक है, जो भी एडल्ट है, ठीक। नेक्स्ट,
एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन रीजन दैट रिसोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। ठीक है, हमारे जो पृथ्वी है, ठीक है, उस पर आप पाएंगे कि कोई रीजन है जो कि काफ़ी रिसोर्स रिच है, ठीक है, और कोई रीजन है जहाँ बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं है। उसी तरीके से आप देश में भी देखिएगा ना, तो आपके देश में भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ की रिसोर्सेज काफ़ी भरमार हैं और कुछ स्टेट्स में बिल्कुल नहीं, जैसे हमारा प्यारा बिहार। ठीक है, हमारे पास में रिसोर्सेज ना के बराबर हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ना के बराबर हैं बाकी स्टेट्स के कंपेरिजन में। ठीक है, लेकिन आप झारखंड को देख लीजिए, इट इज़ एबंडेंट ऑफ रिसोर्सेज, इट हैज़ एबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज। ओके, तो ऐसा क्यों होता है, ये अनइक्वली क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई, इक्वलिटी का प्रिंसिपल क्यों नहीं भगवान देखे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म टोपोग्राफी, ये तो कोई रीज़न नहीं हो सकता है। टोपोग्राफी बेसिकली होता है फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया, दैट इज़ टोपोग्राफी। ओके, तो यूनिफॉर्म टोपोग्राफी पहला चीज़ तो होता ही नहीं है पूरे अर्थ पे। ठीक है, कहीं आपका प्लेट्यू है, कहीं डेजर्ट है, कहीं कुछ है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, अगेन ये भी झूठा बात है भाई, सारी जगह पर एक जैसा बारिश कहाँ होता है। राजस्थान में बारिश को लोग तरस जाते हैं और मानसून में हाईएस्ट रेनफॉल हो जाता है। इक्वल ह्यूमन पॉपुलेशन एवरीवेयर, ये भी एकदम झूठ बात है। देखिए, अब सिक्किम लिस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है और यूपी रिकॉर्ड बना के रखे हुए है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ये सारे ऑप्शंस ही गलत हैं, मतलब ये रीजन कैसे हो सकते हैं, ऐसा होता ही नहीं है रियल में। ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, टेरेन, सॉइल, ईटीसी। ठीक है, अब देखिए क्लाइमेट को उतना विस्तार में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। बेसिकली जलवायु किसी भी एरिया का आप आसान भाषा में लेमन लैंग्वेज में कर सकते हैं वेदर, बट अगेन टेक्निकली बोथ आर डिफरेंट। ओके, टेरेन, सॉइल, ठीक है, ये सब अलग अलग जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये सब जब जा कर के एक साथ मिलते हैं तो इस कारण से ये आपका जो रिसोर्सेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो अनइक्वल रीजन यही है, ऑप्शन ए। दिस वाज द एंड ऑफ द क्वेश्चन। ओके, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट, मैथमेटिक्स, which I will not discuss. Thank you, have a nice day. If you have any doubt, comment in the comment section. Okay, will surely reach to you. Thank you, have a nice day, bye bye.